Assalamu alaikum. This is me Nadia Sarwat. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss another topic of green chemistry, that is the atom economy. Atom economy basically किसी भी chemical reaction या chemical process की कन्वर्जन एफिशिएंसी का नाम है कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ करें उनकी कितनी परसेंटेज हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसको हम नाम देते हैं एटम इकोनॉमी का। एटम इकोनॉमी को यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की परसेंटेज को बढ़ा सकें और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती हैं एज अ साइड रिएक्शन के तौर पर उनको हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और इसके अलावा हम जो भी केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन करवा रहे हैं उसको हम सस्टेनेबल बना सकें। Assalamu alaikum. This is me Nadia Sarwat. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss another topic of green chemistry, that is the atom economy. Atom economy basically किसी भी chemical reaction या chemical process की कन्वर्जन एफिशिएंसी का नाम है कि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ करें उनकी कितनी परसेंटेज हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसको हम नाम देते हैं एटम इकोनॉमी का। एटम इकोनॉमी को यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की परसेंटेज को बढ़ा सकें और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती हैं एज अ साइड रिएक्शन के तौर पर उनको हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और इसके अलावा हम जो भी केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन करवा रहे हैं उसको हम सस्टेनेबल बना सकें। So before moving towards our topic, we must know what is the difference between atom economy and percentage yield. Basically तो मैंने आपको बता दिया कि atom economy conversion efficiency का नाम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे reactants की कितनी परसेंटेज desirable product के अंदर convert हो रही है। और बहुत सी reactions में हमारी कोशिश होती है कि हमारी एक ही resulting product आए, एक ही desirable product बने, और means to say कि कोई waste product जो है या side products जो हैं वो ना बने। और atom economy में बेसिकली हम यही देख रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट किसी रिएक्शन के नतीजे में बन रही है वो कितनी यूज़फुल है, ठीक है। और एटम इकोनॉमी का बेसिकली मकसद ये है कि वो वेस्ट को रिड्यूस कर सके और जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उसको बढ़ा सके। और एटम इकोनॉमी जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे होते हैं अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट का और उसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ रही होती है उसके मॉलिक्यूलर मास पे, मीन टू से कि सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 100 से, तो ये हमारे पास आ जाती है एटम इकोनॉमी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम करके भी देख लेंगे किस तरह से हम एटम इकोनॉमी फाइंड करेंगे। तो अब हम आते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। परसेंटेज यील्ड जो है बेसिकली किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि वो किस तरह से कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसको निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है। यहाँ पर ये है कि जब हम परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं तो हम अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को 100% सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ एटम इकोनॉमी हम अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को 100% यील्ड कर सकते हैं। और एटम इकोनॉमी जो है ये ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोसेस है, इसके अंदर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होते। बट इन केस ऑफ परसेंटेज यील्ड यहाँ पर बहुत से साइड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। सो 100% डिज़ायरेबल प्रोडक्ट अटेन करना इन केस ऑफ परसेंटेज यील्ड बहुत मुश्किल काम है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ द एटम इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी के अंदर जब हम कोई केमिकल प्रोसेस करवाते हैं ना, तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके तमाम एटम्स जब कन्वर्ट होंगे कन्वर्जन के थ्रू अब हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे कन्वर्जन एफिशिएंसी का। और वो कन्वर्जन एफिशिएंसी जो होगी उसकी परसेंटेज को हम एटम इकोनॉमी का नाम देंगे कि हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी है, उसको हम एटम इकोनॉमी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंथेटिक केमिस्ट की, तो वो यूज़ करते हैं टर्म
परसेंटेज यील्ड की या यील्ड की बात करते हैं, तो यील्ड को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो परसेंटेज जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल सिंथेसिस की कंप्लीशन के बारे में बताए कि कैसे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जो हमें थ्योरेटिकली बता रहा है कि वो हमें 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट देगा, बट जब हम वो रिएक्शन प्रैक्टिकली करवाएंगे तो वो हमें 85% प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उस 85 ग्राम्स को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ 85% यील्ड ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे सिंथेसिस प्रोसेस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनकी यील्ड जो है वो हाई होती है, जैसे 85% जो है ये काफ़ी ज़्यादा यील्ड है, बट जो 15% साइड रिएक्शंस हुए हैं या फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 85% का और 100% का जो है डिफरेंस तो बनता है ना, तो हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे रिएक्शंस जिनके नतीजे में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूज़लेस बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हों, वहाँ पर क्या करेंगे, यील्ड की जगह पर ग्रीन केमिस्ट्री एम्फसाइज करती है ऑन एटम इकोनॉमी। और एटम इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि किसी जो भी हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं उनकी फ्रैक्शनल अमाउंट जो होती है वो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मीन टू से कि जितना प्रोडक्ट हम लेंगे वो 100 का 100% हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये मेथड ज़्यादा सस्टेनेबल है। सो जब हम बात करते हैं 100% एटम इकोनॉमी की, तो यहाँ पर जो भी हम मटेरियल, जैसे कि मैंने कहा कि जितना मटेरियल हम लेंगे वो तमाम का तमाम जो होगा वो सिंथेसिस के थ्रू, कन्वर्शन के थ्रू वो हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और हम अपने रॉ मटेरियल्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हुए 100% इकोनॉमी को, एटम इकोनॉमी को अटेन कर सकते हैं। इसको डिज़ायरेबल, ये ऐसा डिज़ायरेबल प्रोसेस है जिसके अंदर हम 100% अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं, बना सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। सो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि टिपिकल रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पर रिएक्टेंट्स रखे, उसका हमने रिएक्शन करवाया, तो वो रिएक्शन कैसे होगा कि कुछ जो होंगे इन रिएक्टेंट्स में से कुछ जो एटम्स होंगे वो करवाएंगे, साइड रिएक्शंस करवा देंगे, साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, सी है। और कुछ जो होंगे वो हमारे पास लेफ्ट मतलब बाकी बच जाएंगे, रिएक्टेंट्स के तौर पे बच जाएंगे, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। और कुछ जो होंगे वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे हमने अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए यहाँ पर कोई कैटालिस्ट लगाया था, तो उसने कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके तो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है, मीन टू से कि जो हमने कंडीशंस अप्लाई की थी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस कंडीशन के नतीजे में भी कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट बन जाएगी, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा, ये कुछ परसेंटेज बचेगी, वो हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगी। सो ये रिएक्शन जो होगा वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, और इसके अंदर हम 100% यील्ड जो है वो हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी यील्ड जो होगी वो 100% से कम होगी, और इसके अंदर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे रिएक्शन की जिसकी परसेंटेज यील्ड जो है वो 100% है, लेकिन उसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स लाजमन प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि हमने ये रिएक्टेंट्स लगाए, इसके बाद हमने यहाँ पर कोई कैटालिस्ट लगाया, और इसके बाद हमारे पास आ गई डिज़ायरेबल, हमारा जो रिएक्शन था वो हो गया, और हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन गई। बट यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनेंगी कि जो हमने कंडीशंस, जो हमने टेम्परेचर, जो हमने प्रेशर या जो कैटालिस्ट यूज़ किया था, वो उसको यूज़ करते हुए जो रिएक्टेंट्स ने उसके साथ रिएक्ट किया, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनी हैं। 100% यील्ड है, बट यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसके अंदर हमें 100% एटम इकोनॉमी मिल रही होती है, हम गेन कर रहे होते हैं 100% डिज़ायर प्रोडक्ट। उसके अंदर कोई भी साइड प्रोडक्ट या कोई भी बाय प्रोडक्ट या कोई भी रिएक्टेंट जो है वो नहीं बचता है। तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर। तो पहले रिएक्शन के अंदर हमने बात की थी ऐसे रिएक्शन की जिसके अंदर हमें लेस देन 100% यील्ड मिल रही थी, और सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमें 100% यील्ड मिल रही थी, बट हमें जो
उसके साथ साथ हमें साइड प्रोडक्ट्स भी, बाय प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। सो उसकी जो एटम इकोनॉमी अगर हम निकालते हैं तो वो 100% नहीं होती है, वो कम होगी। बट यहाँ पर हम थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम 100% इकोनॉमी को गेन कर सकते हैं। तो हमने बात की थी यील्ड की, तो यील्ड को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था कि वो परसेंटेज जिसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा हो, कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो, मीन टू से कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हो, वो परसेंटेज। और एटम इकोनॉमी की जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि तमाम रिएक्टेंट्स होंगे, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। मीन टू से जितना भी हम रिएक्टेंट यूज़ करें उसकी फ्रैक्शनल अमाउंट जो होगी ना वो भी फाइनल डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर हम HCl प्रोड्यूस करने के, HCl बनाने के, सिंथेसाइज करने के दो तरीके पढ़ेंगे, दो मेथड्स पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है जिसके जो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं, NaCl को रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो इसके अंदर हमारे पास बनेगी हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है HCl, और साइड प्रोडक्ट जो है, जो वेस्ट है हमारा, वो है Na2SO4। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस रिएक्शन की एटम इकोनॉमी निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा। इसकी एटम इकोनॉमी जो है वो 100% नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके अंदर तमाम NaCl और जितना भी हमने H2SO4 यूज़ किया था वो सब का सब रिएक्ट कर रहा है और उसकी 100% यील्ड है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी Na2 और SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से एटम इकोनॉमी जो है वो लेस देन 100% होगी। और अगर हम एटम इकोनॉमी निकालना चाहें तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैस ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगी परसेंट एटम इकोनॉमी। लेकिन अगर हम चाहें तो हम एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम मैस ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ, यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट की जगह हम रिएक्टेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्टेंट का टोटल मैस भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी हमारे पास परसेंट एटम इकोनॉमी आ सकती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, जो हमने पीछे जिसके अंदर हमने HCl की सिंथेसिस करवाई है। तो उसके अंदर जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का जो मैस था वो था, उसके अंदर हम दो HCl के जो है मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो H का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो 1 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 73 आ गया। और अगर हम बात करते हैं टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट की, मीन के दोनों प्रोडक्ट्स Na2SO4 की भी और HCl की भी, तो अगर हम इनका टोटल करें तो ये तो हो गया HCl का। और जब हम बात करते हैं Na2SO4 की, तो सोडियम का 23 होता है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं। और सल्फ़र का 32 होता है, हमने प्लस कर दिया। और इसके अलावा ऑक्सीजन के 4 एटम्स यूज़ हो रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो टोटल मैस जो आया प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट्स का, वो आया 215। तो हमने जब परसेंटेज इकोनॉमी के फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट किया तो हमने हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का मैस जो था वो था फर्स्ट वाला 73, और जो हमारी टोटल प्रोडक्ट का था वो है 215, और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 100 के साथ, तो ये हमारे पास आई इस रिएक्शन की परसेंट एटम इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने रिज़ल्ट ये निकाला कि यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम 100% यील्ड के साथ भी इतनी कम इसकी परसेंट एटम इकोनॉमी हासिल करें, गेन करें, मीन टू से ये बहुत कम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करके देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो एटम इकोनॉमी थी इस 74%, ये काफ़ी कम है। इसके अंदर ये कम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, बट साइड प्रोडक्ट्स की वजह से इसकी एटम इकोनॉमी जो है वो बहुत कम हो गई है। इस मेथड को हम जो है वो
इसके ऑल्टरनेटिव हम मेथड देखते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके ऑल्टरनेटिव मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली रिएक्ट करवा देंगे HCl के साथ। तो इसके नतीजे हमारे पास बन जाएगा HCl। और ये HCl चूँकि यहाँ पर कोई साइड प्रोडक्ट वेस्ट वगैरह नहीं बन रहा, कोई भी बाय प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन रही है, तो यहाँ पर इसकी परसेंट एटम इकोनॉमी जो है वो 100% होगी। और ये परसेंट एटम इकोनॉमी जो है वो थ्योरेटिकल होती है। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर सिर्फ एक हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन रही हो, उसकी एटम इकोनॉमी जो है वो 100% होती है। हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि इसकी एटम इकोनॉमी जो है वो 100% है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, जिसके अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करे थे। यहाँ पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करें, इसको हम जब हीट करवाते हैं तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। लेट्स सपोज हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो Na2CO3 है, ठीक है। ये वाली हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है और बाकी दोनों जो हैं ये हमारी साइड प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट हैं। अब हमने इसके अंदर से क्या करना है, हमने इसकी परसेंट एटम इकोनॉमी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हमने अपने जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, मतलब Na2CO3, इसका हमने मैस, मॉलिक्यूलर मैस जो है ये फाइंड कर लिया। सोडियम का 23 होता है और इसके 2 एटम्स हैं, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसके अलावा कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो 3 × 16। सो इसका जो मैस आया है, टोटल मॉलिक्यूलर मैस, वो आया 116। और मैंने आपको कहा था कि हम परसेंट एटम इकोनॉमी निकालने के लिए ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मैस ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय करते हैं मैस ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करके देख रहे हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट सही आता है या नहीं आता। मैंने क्या किया, यहाँ पर रिएक्टेंट का मैस कैलकुलेट किया, मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो इसका मैस हो गया टोटल 168। तो यहाँ पर हमने फार्मूला के अंदर पुट किया, तो सबसे पहले हमने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का 106 और ये पुट कर दिया। इसके बाद हमने अपनी टोटल रिएक्टेंट का जो था ये वाला पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 के साथ। तो हमारी जो यील्ड आएगी, एटम इकोनॉमी आएगी, वो आएगी 63.1%। So this is how we can calculate the percent atom economy of a chemical reaction. यहाँ हम बात करते हैं कि एटम इकोनॉमी का बेसिक मकसद क्या है। तो इसका मेन मकसद ये है कि हम किसी भी केमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोडक्ट के सिंथेसिस के अंदर जो हमारे पास रिस्क आ रहे होते हैं उनकी हम रिडक्शन कर सकें। उनकी जब हम कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हों तो उस प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें। वो साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से, जैसे हम कोई ट्रेडिशनल जो है रिएक्शन करवा रहे हैं, टिपिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस रिएक्शन के नतीजे में बहुत से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है, बहुत से साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो साइड रिएक्शंस जो हैं वो एक तो ह्यूमंस के लिए या जो भी एनालिस्ट काम कर रहा है उसके लिए हार्मफुल होते हैं, और दूसरा वो इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस होते हैं। तो उन रिस्क को मिनिमाइज़ करना एटम इकोनॉमी का मकसद है, ताकि एटम इकोनॉमी को यूज़ करते हुए हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिज़ायरेबल जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है हम सिर्फ वही सिंथेसाइज़ करें, इसके अलावा कोई भी साइड प्रोडक्ट, वेस्टफुल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस ना हो। यहाँ पर जो है रिडक्शन ऑफ रिस्क जो इसका बेसिक मकसद है एटम इकोनॉमी का। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, रिस्क इज़ इक्वल्स टू एफ हैज़र्ड्स एंड एक्सपोजर। तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि रिस्क जो है ये फंक्शन है हैज़र्ड टाइम एक्सपोजर का, और ये जो है रिलेशन हमें बताता है कि हम अगर रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो हम हैज़र्ड की रिडक्शन से और एक्सपोजर की रिडक्शन से रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
रिडक्शन ऑफ रिस्क जो है वो बेसिकली कंसंट्रेट करता है, उसकी जो बेसिक कमांड है वो एक्सपोजर रिडक्शन पर जाती है कि जितना एक्सपोजर रिडक्शन कम होगा उतने हैज़र्ड्स कम हो जाएंगे और उतने ही फिर एज अ रिज़ल्ट रिस्क जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसके लिए बहुत सी अप्रोचेज़ जो हैं, बहुत से कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली तो ये कि जब हम केमिस्ट्री लैब के अंदर, एकेडमिक केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो हम गोगल्स यूज़ करते हैं। वो गोगल्स ना सिर्फ हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि वो हमारी आइज़ के जो टिश्यूज़ हैं वो एसिड से जो है एसिड से कांटेक्ट की वजह से डैमेज हो सकते हैं, तो वो उनकी भी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा हम एक्सप्लोजन शील्ड्स यूज़ करते हैं। वो एक्सप्लोजन शील्ड्स ना सिर्फ हमें एक्सप्लोजन से बचाती हैं बल्कि वो ग्लास फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो ग्लास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं लैब के अंदर, ग्लास मटेरियल वो भी तो फट सकता है ना। वो ग्लास मटेरियल जो है वो केमिस्ट को, जो एनालिस्ट है वो या स्टूडेंट है जो काम कर रहा है, उसको भी तो हार्म, इंजरी पहुंचा सकता है ना, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे भी उसको शील्ड फ्राहम करता है। सो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर प्रिवेंटिंग द हार्म्स एंड इंजरी। मीन टू से कि अगर हम एटम इकोनॉमी का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, हम एक्सपोजर को, हम रिस्क को, हम हैज़र्ड्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हम अपनी डिज़ायरेबल बेनिफिशियल प्रोडक्ट ही बना रहे होंगे। इसके अलावा हम कोई साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं सिंथेसाइज कर रहे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटम इकोनॉमी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।